हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, अभी तक हमने क्या करा कि हमारे 9th क्लास के एनसीईआरटी के 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, है ना। तो मेनली हम इस चैप्टर में क्या ही जानेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और इक्वेशंस क्या होती हैं, किसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ चेंजेस। ठीक है, कि हमारे आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स में कितने टाइप्स के चेंजेस होते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ चेंजेस। कौन कौन से पढ़े हैं हमने पिछले हमारे 9th क्लास के चैप्टर में? एक केमिकल चेंज और एक फिजिकल चेंज के बारे में हमें पढ़ा है। ठीक है, तो मतलब हमारे आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर सारे के सारे केमिकल चेंज ही होते हैं या कोई और चेंज भी होता है, और वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम इसमें पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस की भाई व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, हाउ टू अकर केमिकल रिएक्शन और व्हाई टू अकर केमिकल रिएक्शंस। एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। ठीक है, एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, हाउ टू अकर केमिकल रिएक्शन एंड वाई, यानी कि केमिकल रिएक्शंस आपस में क्यों होती हैं। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शंस को लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसको हम जानेंगे डेप्थ में। फिर उसके बाद हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जा सकता है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ साइड क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स हमारे वो सेम नंबर ऑफ एटम्स में होने चाहिए। फिर हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बाद बात आएगी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की भाई कौन कौन से टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, और फिर हम इसमें पढ़ेंगे कोरोजन एंड रेनसिडिटी। ठीक है, ये भी एक तरीके की केमिकल रिएक्शंस ही है कि भाई कोरोजन क्या होता है और रेनसिडिटी यानी कि हमारे जो खाने का जो सामान है वो ख़राब क्यों होता है, किसकी वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, टाइप्स ऑफ चेंजेस की, तो देखो हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास के हमारे 3rd चैप्टर में भी पढ़ा था हमने ये बात कि टाइप्स ऑफ चेंजेस की बात करें तो 2 तरीके के चेंजेस होते हैं। ठीक है ना। एक रेडियो एक्टिव चेंज भी होता है, लेकिन उसका इतना ज़्यादा कोई यूज नहीं है यहाँ पे। तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस हम देखते हैं, फिजिकल चेंज जिसको बोलते हैं और एक को हम बोलेंगे केमिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज किस में होता है भाई, प्रोसीड थ्रू फिजिकल रिएक्शंस, फिजिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज किसके थ्रू होगा, प्रोसीड थ्रू केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल रिएक्शंस, या मैं बोल दूँ फिजिकल चेंज होता क्या है। तो देखो फिजिकल चेंज क्या होता है, सबस्टेंस, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स कंपाउंड सब कुछ आ गया। ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन देन एंड चार्ज आल्सो। देखो क्या होता है कि जो सबस्टेंस होते हैं या मैं बोल दूँ जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है कि एक तरीके का क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है एटम में आपस में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स होता है और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और साथ ही इनमें क्या होता है भाई, चार्ज भी होता है। ठीक है, तो ये कोई 2 सबस्टेंस हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या है, चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे को अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अगर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में किसी भी तरीके का कोई बदलाव देखने को मिले, है ना,
कि या तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इसी तरीके के चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। देखो, उस सब्सटेंस से कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, बस सिर्फ उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, उसके एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गए, चेंज हो गए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ वाटर का, ठीक है। तो वाटर देखो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। ऐसा क्यों होता है? सॉलिड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम और गैसेज में उससे कम। तो इसमें किस चीज़ का डिफरेंस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही डिफरेंस होता है इनमें, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम सॉलिड को, मतलब जो हमारी आइस है उसको अगर हम हीट दें, हीट एनर्जी दें, तो उसमें क्या होगा कि उनकी मॉलिक्यूल्स के आपस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो मतलब जल्दी जल्दी क्या करेंगे, मूव करेंगे और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से, क्योंकि हम उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं। तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। लेकिन अब भी वो क्या है, वाटर ही है। ऐसा तो है नहीं कि वाटर से कुछ और सब्सटेंस बन गया, ठीक है। अब हम लिक्विड को अगर और हीट एनर्जी देंगे तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा टूटेगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी और मॉलिक्यूल ईजिली मूव कर पाएंगे। तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, गैस में, ठीक है, यानी कि वाटर वेपर में। लेकिन इनकी फिजिकल स्टेट्स में चेंज हुआ है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की, कि भाई केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। तो देखो केमिकल चेंज की अगर हम बात करें तो केमिकल चेंज के लिए क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद ईच अदर केमिकली, है ना। मतलब जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं, वो केमिकली कंबाइन क्या करते हैं कि भाई वो शेयरिंग कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं और एक न्यू सब्सटेंस बना लेते हैं, एक न्यू कंपाउंड्स बना लेते हैं। यानी कि जो फिजिकल चेंज में क्या हो रहा था, जो दो एटम अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो दो एटम है वो अलग तरीके से परफॉर्म करेंगे, कि हो सकता है कि वो आपस में कंबाइन करें तो क्या कर लें कि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लें, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लें और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लें, ठीक है। अब जैसे याद करो भाई, ठीक है, मतलब मान लो तुम भी तो स्कूल में ऐसा करते होगे कि जब टिफिन लेके जाते होगे तो तुम्हारा फ्रेंड खाना नहीं लाया तो तुमने उसके साथ क्या कर लिया, शेयर कर लिया। या हो सकता है कि भाई मतलब तुम्हारा खाना खाने का मन नहीं था, तुम्हारे फ्रेंड को तुमने वो टिफिन दे दिया, तो वो क्या हो गया कि भाई तुमने लूज कर दिया, मतलब अपना सारा खाना उसको दे दिया। और हो सकता है कि तुम खाना नहीं लाए तो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें क्या कर दिया, खाना दे दिया, तो वो तुम्हें गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या मतलब आपने खाना गेन कर लिया, किसी से मिल गया, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, केमिकल चेंज में भी होता है कि मान लो दो सब्सटेंस हैं या दो कंपाउंड्स हैं, ए और बी, है ना, दो एटम्स है ए एंड बी। ए हो सकता है कि ए इलेक्ट्रॉन दे दे बी को, या बी इलेक्ट्रॉन दे दे ए को, या हो सकता है दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ले, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल है, जैसे NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है कि भाई Na के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। और हर एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए उनका। तो Na ने क्या करा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, ठीक है। तो Na के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और Cl के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और इसने तो लूज करा इलेक्ट्रॉन और इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया, और इससे NaCl नाम का एक कंपाउंड बन गया। तो इसी को हम बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। अब देखो केमिकल चेंज ना हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू किसके, फिजिकल चेंज के। ऐसा क्यों होता है कि भाई देखो केमिकल चेंज फिजिकल चेंज किससे, ऐसे समझो कि मान लो मैं तुम्हें एक दिन केमिस्ट्री पढ़ाने आई, ठीक है,
और फिर अगले दिन नहीं आई, तो क्या तुम्हें कोई ज़्यादा असर पड़ेगा? ठीक है भाई, एक दिन आई थी मैम और अब नहीं आई है, मतलब इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हुआ हमारे बीच में। लेकिन अब याद करो कि तुम्हारी क्लास में मान लो कोई नया न्यू एडमिशन हुआ, तो तुम उसको अच्छे से जानते भी नहीं हो, वो स्कूल आए या ना आए तुम्हें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि तुम्हारा उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं है, यानी कि बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन वही एक नया बच्चा अगर तुम्हारी मैथ्स की नोटबुक लेके चला जाए और वो स्कूल नहीं आए, तो तुम आते ही सबसे पहले उसको ढूंढोगे, यार वो नहीं आया, मेरा ना नोटबुक लेके चला गया और मुझे उसमें काम करना है। तो पहले की कंपेयर में वो बॉन्ड कैसा बन गया? स्ट्रोंग बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ फिजिकल चेंज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम था, लेकिन केमिकल चेंज में कुछ चीज़ ले ली गई या दे दी गई, उससे क्या हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा लग गया दोनों के बीच में। तो ये क्या कहलाता है? हमारा केमिकल चेंज। इसलिए केमिकल चेंज स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू फिजिकल चेंज, है ना। अब देखो केमिकल चेंज के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? बर्निंग ऑफ वेपर यानी कि कंबल्जन, या फिर H2 प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना ले? वाटर का फॉर्म कर ले। H2 क्या है? हाइड्रोजन की, वो जलने में जलती है, ये O2 क्या है? जलाने में सहायता करती है, और H2O आग को बुझाने में। तो एक न्यू सब्सटेंस बन गया। H2O की प्रॉपर्टी H2 प्लस ऑक्सीजन से बिल्कुल ही अलग है। अब फिजिकल चेंज की टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ दो, पेपर को फाड़ने से क्या हो रहेगा? तो वो पेपर उसकी लेंथ हाइट वेट में चेंज होगा बस सिर्फ। और H2O वाटर, आई से तुमने उसको हीट दी, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और फिर और हीट दी तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। तो मेल्टिंग ऑफ वाटर या बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है? हमारा फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो ये है हमारे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। अब देखो एनसीईआरटी में हमारा क्या दे रखा है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं हम। ठीक है, एनसीईआरटी में देखो उसमें दे रखा है कि तुम अपने डेली लाइफ के ये कुछ एग्जांपल्स है उनके बारे में सोचो कि जब हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे समर में ऐसे ही छोड़ देते तो क्या होता है? भाई खट्टा हो जाएगा वो, है ना, और उसके अंदर कुछ नया सब्सटेंस बन गया वो, तो उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। आयरन तवा या पैन या नेल है, उसको ह्यूमिड एयर में क्या कर दो? एटमोसफियर में खुला छोड़ दो तो उस पर रस्टिंग हो जाएगी, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, एक न्यू चीज़ बन जाएगी, यानी कि ग्रेप्स जब फर्मेंट होते हैं तो अल्कोहल बन जाता है, तो ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। फूड इज कुक्ड, ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, क्योंकि भाई कुछ न्यू बन जाएगा। फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी एंड वी हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का। ठीक है, अब ये तो हो गया केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या होता है कि कुछ न्यू सब्सटेंस बन जाए। अभी हमने पढ़ा कि केमिकल चेंज होते हैं, ठीक है, और एक फिजिकल चेंज होते हैं। तो जो केमिकल चेंज होता है ना, वो किसके थ्रू होता है? केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में अगर मैं बात करूं कि भाई केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? देखो इसमें एक्टिविटी 1.1 दी गई है। ठीक है, इसको समझाने के लिए उन्होंने क्या करा है, देखो एक मैग्नीशियम का रिबन लिया है और उसको टंग की हेल्प से पकड़ा हुआ है। ठीक है, और उसको बर्नर की हेल्प से क्या है, उस मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है ना। तो देखो कि तुम ऑब्जर्व करो कि इसमें क्या चेंजेस आते हैं। भाई मैग्नीशियम रिबन है, स्टील लाइक कलर होता है उसका, लेकिन जब वो जल जाता है, कंबल्जन हो जाता है, तो हमें एक वाइट कलर की क्या मिलती है? आग मिलती है, राख मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में, क्योंकि कोई ऑक्सीजन क्या करती है? हेल्प करती है किसी भी चीज़ को जलाने में। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम और क्या होगा इसमें कि देखो ऐसे समझो कि हमने क्या लिया था? मैग्नीशियम का कोई रिबन लिया, ठीक है, Mg, और उसको ऑक्सीजन की सहायता से जलाया। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को बर्न करने में हेल्प करती है, तो क्या बन जाएगा? हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की
राख मिलेगी। हमने लिया क्या था, मैग्नीशियम, और ये किसकी, ऑक्सीजन की हेल्प से जला था, गैस की हेल्प से, और यहाँ पे हमें क्या मिल गई, राख मिल गई सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो इसका कलर कुछ और था और इसका कलर कैसा हो गया, वाइट कलर की हमें राख मिली, और इसकी क्रोम लाइक या मैं बोल दूँ स्टील जैसा कलर होता है मैग्नीशियम रिबन का। तो हमें यहाँ पे कुछ और ही मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि केमिकल चेंज, या मैं बोल दूँ इसको हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो आगे भी कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें। हमने क्या एग्जांपल दिए हैं, एक्टिविटी 1.2 में टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखो क्या करा इन्होंने, कहा कि क्या ले लो, एक रिएक्शन करवाइए लेड नाइट्रेट जिसको हम कहते हैं PbNO3 +2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड के बीच में, Ki के बीच में। तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलता है PbI2 प्लस KNO3, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट प्लस PbI2 का प्रेसिपिटेट मिलता है, जो कि कैसा होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों ने क्या कर लिया, आपस में रिएक्शंस कर ली है और एक न्यू सब्सटेंस बना दिया, जिससे हमें येलो कलर का क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट मिलता है। इसी तरीके से इन्होंने एक्टिविटी 1.3 दे रखी है कि क्या लो, कुछ जिंक के ग्रेनुल्स लो एक फ्लास्क में और उसको HCl या H2SO4 से क्या कराओ, रिएक्शन कराओ। तो देखो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, H2 गैस यहाँ से क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस इवोल्व हो रही है। ठीक है, तो मतलब लिया हमने कुछ और आपस में रिएक्शन करके एक न्यू सब्सटेंस बना लिया। तो यही हमारा क्या कहलाता है, केमिकल चेंज, या मैं बोल दूँ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल चेंज प्रोसीड होते हैं थ्रू द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये होता है केमिकल रिएक्शंस। देखो तो हम कैसे मतलब पता करेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शंस हो रही है, या तो उसकी स्टेट में चेंज होगा, ठीक है, या हो सकता है उसके कलर में चेंज हो जाए, या हो सकता है कोई गैस इवोल्व हो, या कोई टेम्परेचर में चेंज हो जाए। तो यही बता रखा है इसमें कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हुई है। ठीक है, अब देखो हमने क्या लिया था भाई, मैग्नीशियम प्लस O2, उसका कलर अलग था, हमें अलग कलर की राख मिली। इसी तरीके से ये PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki की रिएक्शन कराई तो यहाँ येलो प्रेसिपिटेट मिला इसका। जबकि Zn प्लस H2SO4 की रिएक्शन कराई तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हुई, इवोल्व हुई। तो ये सब क्या है, ये एक तरीके के क्या है, केमिकल रिएक्शंस, या मैं बोल दूँ केमिकल चेंज होते हैं। ठीक है, तो देखो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। देख लो मैंने यहाँ पे बनाया कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप। ए केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, इज ए प्रोसेस व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस कंबाइन एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी पहले वाले से बिल्कुल अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ने वाटर बनाया तो हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की अलग और वाटर की अलग। वाटर आग को बुझाने में हेल्प करता है, O2 आग लगाने में हेल्प करती है और हाइड्रोजन खुद जलती है। N2 प्लस H2 मिलके अमोनिया बनाते हैं तो अमोनिया की प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से। Fe प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलकर फेरस ऑक्साइड बनाएंगे जो कि बिल्कुल ही अलग है इसकी प्रॉपर्टी। और Mg प्लस O2 आपस में मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे जिसका कलर बिल्कुल ही अलग है, जिसकी राख हमें मिलती है। तो किसी मतलब केमिकल रिएक्शंस के अंदर एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है पहले वाले से। ठीक है, तो क्या होता है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर
क्या होता है कि जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो लेफ्ट साइड होते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो राइट साइड होते हैं यानी कि जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ये जैसे एग्जांपल मानो कि कैसे Fe एंड O2 आर रिएक्टेड एंड ऑक्साइड इज प्रोडक्ट। Fe और O2 आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ऑक्साइड इनका क्या वो है, प्रोडक्ट है। केमिकल रिएक्शंस क्या है, कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शंस कन्वर्ट ए रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि एक रिएक्टेंट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो मैंने बताया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन की इवोल्यूशन ऑफ कोई गैस निकल रही हो, चेंज इन कलर हो रहा हो, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेट बन रहा हो, तो इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, ये तो होगी बात केमिकल रिएक्शंस की कि भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, देखो कि हम मैथ्स में क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम एक शॉर्ट फॉर्म में या एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं इसी तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से केमिस्ट्री में क्या होता है कि जैसे हम अब ये बोले कि कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, हमने ये बोला। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमने बोला तो ये क्या हो गया, एक तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया, और इसको लिखना इतना आसान थोड़ी ना है इतने बड़े सेंटेंस को। ठीक है, तो ये भी क्या है, थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हमने क्या करा कि भाई कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए कि टाइम भी कम लगे और भाई थोड़ा समझने में भी इजी हो, अच्छे से समझ आ जाए, टाइम कंज्यूमिंग कम टाइम कंज्यूम हो। ठीक है, तो हमने जैसे हम मैथ की इक्वेशंस लिखते हैं उसी की फॉर्म में हमने क्या करा, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल्स की हेल्प से। ठीक है, अब हमने एटम्स के जो सिंबल्स हैं वो हमने 9th क्लास में सीखे थे, नहीं है तो कुछ आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है केमिकल इक्वेशन, symbolic representation of chemical reactions in terms of symbols and formulas of reactants and product which will give idea about the chemical या chemical change या true chemical change। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूला का यूज करते हुए क्या करते हैं, हम कोई भी रिएक्शंस को लिखते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। जैसे कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का सिंबल लिखा हमने, यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंबल लिखा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना हमारा वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको हमने CO2 की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट, और जितने भी, अगर एक रिएक्टेंट है तो ठीक है, अगर जैसे देखो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है तो दोनों रिएक्टेंटों को प्लस करके आपस में दिखाएंगे। यहाँ पे कोई तीसरा होता तो यहाँ पे भी प्लस का निशान लिख के और उसको लिख देते। इसी तरीके से प्रोडक्ट को भी आपस में इसी तरीके से, अगर कोई और गैस रिवॉल्व भी हो रही होती तो यहाँ प्लस करके और फिर उसको दिखाते। ठीक है, तो LHS साइड में रिएक्टेंट होता है और RHS साइड में प्रोडक्ट होता है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या नाम है, रिएक्टेंट को भी प्लस की फॉर्म में ऐड कर करके दिखाते हैं, और प्रोडक्ट को भी प्लस की फॉर्म में दिखाते हैं सारे प्रोडक्ट्स को। ठीक है, जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे होते तो। और ये जो एरो है ये कहाँ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ दिखाया जाता है कि ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इसी तरीके से जैसे NaOH प्लस HCl आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्टेंट है, और इससे क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है हमारा। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो रिएक्शंस होती है ना, उस रिएक्शंस को हम स्केलेटल केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। स्केलेटल मतलब समझ रहे हो कि जैसे ह्यूमन का स्केलेटल होता है, उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा होता है, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, और उसके रिगार्डिंग उसके हाथ मतलब फैट कितना है उसमें, प्रोटीन्स मसल्स वगैरह कुछ नहीं होता, एक स्केलेटल होता है बस, सिर्फ ढांचा।
तो इस तरीके की रिएक्शन जो लिखी होती है उनको भी हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, स्केलेटल क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमें किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि भाई ये तो ठीक है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कितने एटम्स कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन के लिए कितने ऑक्सीजन के, और कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ। तो उसको बताने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को क्या करना होता है, हमें बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस क्या होती है कि जो हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखा, उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बोथ साइड्स नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो वही हमारी क्या कहलाती है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन या बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के साथ साथ उनके नंबर ऑफ एटम्स भी लिखते हैं तो वो हमारी होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को हम कैसे बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशंस को, वो मैंने यहाँ पे स्टेप्स के थ्रू समझाया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, राइटिंग अनबैलेंस इक्वेशन एंड एनक्लोजिंग द फॉर्मूला। सबसे पहले देखो ये एग्जांपल है, मान लो सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, है ना। तो देखो सोडियम मेटल का सिंबल क्या है, Na, वाटर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, H2O। ये क्या है, दोनों रिएक्टेंट है, तो हमने किस साइड लिखा, LHS साइड। और ये Na प्लस वाटर आपस में रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको हमने किस साइड लिखा, RHS साइड, यानी कि राइट हैंड साइड, है ना। तो उससे क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो गई। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सेकंड स्टेप में मेकिंग लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एज प्रेजेंट इन अनबैलेंस इक्वेशन। अब ये अनबैलेंस इक्वेशन है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इधर एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट LHS साइड, कितने एटम्स हैं उसके, और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो Na का देखो इसमें कितने हैं, 1, इधर भी कितना है, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, इधर क्या है, 2, इधर कितने हैं, 3, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो यहाँ पे मेनली अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन ही ऐसा है जो क्या है, अनबैलेंस है। तो इसको सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे, है ना। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखो start balancing with the compounds that contains the maximum number of atoms, it may be reactant or product। ठीक है, हम उस एलिमेंट से बैलेंसिंग करना शुरू करते हैं जो ज़्यादा नंबर में होता है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो। और जब हम इसको इक्वल करते हैं तो टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है कि जैसे ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे ये नहीं है कि हमने दो चाहिए जो सोडियम के एटम्स हैं वो हम इसकी ब्रैकेट के अंदर नहीं लगा सकते, इसके बाहर ही लगाना है। अब जैसे वाटर, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए हमें, ठीक है, यहाँ पे एक ही है, तो H2O2 लिख देंगे तो ये अलग कंपाउंड्स बन गया। तो ब्रैकेट के बाहर ही हमें क्या लगाना पड़ेगा, जो भी ऐड करना है वो ब्रैकेट के बाहर ही ऐड करना है, अदरवाइज ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, अब इट इज़ क्लियर दैट ओनली द हाइड्रोजन एटम विच आर अनबैलेंस एंड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, सो फर्स्टली ट्राई टू बैलेंस इट। इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, अब देखो इधर क्या है, 3 है और इधर क्या है, 2 है। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई दोनों ही साइड सम उसमें है संख्या में। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। मान लो इधर कितनी है, 2, इधर कितनी है, 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि भाई इधर भी क्या ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें। ठीक है, तो कितनी हो गई इधर, 4, और इसके सामने भी NaOH के सामने भी क्या ऐड कर दें, 2, तो टोटल हाइड्रोजन इधर कितनी हो गई, 4।
ठीक है। अब देखो ये तो बैलेंस हो गई, क्योंकि 3 को तो हम कैसे, 2 और 3 को तो हम कैसे बैलेंस करेंगे, कर ही नहीं सकते, है ना। तो हमें इसको इस तरीके के नंबर में कन्वर्ट करना होगा कि इजीली बैलेंस हो जाए। तो इधर भी 4 हाइड्रोजन लगा लो, 2 लगा दो, तो यहाँ पे 4 हो गई। तो इधर 4 होते ही यहाँ इसके सामने हमने 2 लगा दिया, तो 2 तो पहले से ही थी, और 2 हाइड्रोजन ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 4। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया क्या, सोडियम एटम। यहाँ पे सोडियम एटम कितना था पहले, 1, लेकिन अभी कितना हो गया, 2। तो इसके आगे क्या लगा देंगे हम, 2। तो क्या हो गया, ये हमारा सोडियम भी बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन तो है ही पहले से ही बैलेंस। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, और इधर भी क्या है, 2 ऑक्सीजन। और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस की, सारे एलिमेंट्स को लिख के कि सारे बराबर हुए LHS और RHS साइड या नहीं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो कुछ NCERT में देख लेते हैं क्या दे रखा है। बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो देखो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि जिंक प्लस H2SO4 आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ एटम्स लिख लो। जिंक क्या 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फर के 1 है, और ऑक्सीजन का 4 है LHS साइड। इसी तरीके से नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स में जिंक के 1 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फर का 1 है, और ऑक्सीजन का 4 है। तो ये पहले से ही क्या है, बैलेंस है। अब अदर एग्जांपल्स देखें हम। देखो जैसे Fe प्लस वाटर आपस में रिएक्शन करके बना रहे हैं Fe3O4 प्लस वाटर। तो अब इसको हम देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है, फिर इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ ए बॉक्स अराउंड। ठीक है, ये हमने बॉक्स बना दिया इसके अराउंड। ठीक है, जो भी हमारी इक्वेशन थी। अभी हमने एटम्स लिख लिए इधर। LHS साइड Fe 1 है, H 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर Fe 3 है, और हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है। तो देखो ये तो पता चल गया कि ये बैलेंस नहीं है। अब सबसे पहले हम किसको बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे, जिसके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है। तो किस में है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स, ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन के अंदर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन में LHS साइड 1 है, जबकि RHS साइड 4 है। तो हमने क्या करा कि यहाँ पे LHS साइड कितना है, ऑक्सीजन 1 है, और इधर ऑक्सीजन क्या है, 4 है। तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, Fe का तो कोई रोल ही नहीं है, ऑक्सीजन कहाँ पे है, वाटर में। तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे वाटर के सामने, 4। तो इधर ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4। ठीक है, ये हो गया बैलेंस ऑक्सीजन। ठीक है, अब आगे देखो कि यहाँ पे ये तो हो गया बैलेंस ऑक्सीजन तो, लेकिन यहाँ पे क्या डिस्टर्ब हो गया हमारा, हाइड्रोजन, और एक क्या है, Fe। तो देखो अभी Fe और कौन सा है, एक हाइड्रोजन एटम अब भी क्या है, अनबैलेंस है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, फिर वापस से लिखेंगे हम, हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं तो 8 है LHS साइड, और कितनी है, 2 है RHS साइड। तो 2 है RHS साइड, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। तो इधर भी H2 हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी, 8। तो वही हमने क्या करा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हो गई ये। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हो चुकी है बैलेंस, हाइड्रोजन बचा कौन, Fe इधर कितना है RHS साइड 3, और यहाँ कितना है 1। तो Fe के आगे हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन पूरी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। और अब फिर हम चेक कर लेंगे लास्ट स्टेप में कि भाई अच्छी तरीके से ये बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। ये हमारे स्टेप थे बैलेंस करने के। ठीक है, अब एक स्टेप, अगला स्टेप और आता है कि हम इसके अंदर सिंबल्स को लिख के, फिजिकल स्टेट्स के सिंबल्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो
making a chemical reaction equation more informative. The physical state of the reactants and the products can be represented by symbols. है ना, हम रिएक्शन तो लिखते ही हैं, साथ में उनकी फिजिकल स्टेट भी लिख दे कि वो सॉलिड है तो एस लिख दे ब्रैकेट में, है ना, लिक्विड है तो एल लिख दे, गैस है तो जी लिख दें, एक्वस सॉल्यूशन है तो ए क्यू लिख दें। जैसे जेडन जिंक क्या होता है सॉलिड तो ऐसे लिख दिया, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है तो ये हमने ऐड कर दिया। ZnSO4 जो बना है वो क्या है एक्वस सॉल्यूशन बना, और कॉपर क्या है सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमने इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बना दिया। दूसरा कि अगर कोई प्रेसिपिटेशन वगैरह बन रहा है तो उसको हम डाउनवर्ड्स एरो से बता सकते हैं। जैसे Na2SO4 और BaCl2 रिएक्शन करते हैं तो BaSO4 का PPT मिलता है हमें, तो इसको हमने डाउनवर्ड एरो से दिखाया कि ये क्या है भाई PPT की फॉर्म में हमें मिलता है ना। द गैसियस स्टेट ऑफ एन इवोल्व गैस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स। अगर कोई गैस वगैरह इवोल्व हो रही है तो उसको अपवर्ड पॉइंट से दिखा सकते हैं कि यहाँ पे क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कि Na+H2O आपस में रिएक्शन करते हैं तो NaOH का फॉर्मेशन होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है। स्पेसिफिक कंडीशन हो जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, तो इसको अबाव या बिलो, एरो के अबाव या बिलो लिख के हम मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्शन करके NH3 बनाते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, पर्टिकुलर प्रेशर चाहिए होता है, और Fe कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। तो ये रिएक्शन कैसी बन गई हमारी मोर इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ हीट और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट कैन बी इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्लस हीट इन RHS और प्लस हीट इन LHS रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो रिएक्शन के अंदर हीट इवोल्व हुई है या हीट दी गई है, तो इसके लिए हमें या तो हमें अगर हीट दे रहे हैं तो LHS साइड प्लस हीट लिखो, या हीट निकल रही है तो राइट हैंड साइड हीट लिख दो। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हीट भी इवोल्व होती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं किसी भी रिएक्शंस को। देखो यहाँ पे NCERT में भी दे रखा होगा, देखते हैं। देखो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे क्या है, Fe की सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, इसी तरीके से वाटर भी किस फॉर्म में है, यहाँ पे गैसियस फॉर्म में, तो G लिख दिया, है ना। Fe3O4 किस फॉर्म में, सॉलिड में, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में, गैस में, तो गैस लिख दिया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करके मिथाइल एल्कोहल बनाती हैं, मैथिल एल्कोहल बनाती हैं, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, तो उसको हमने ऊपर लिख दिया है रोके। इसी तरीके से जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो ग्लूकोज बनता है, तो इसके जो भी हमें चाहिए उसको हमने एरो के ऊपर लिख दिया। तो इससे क्या हो गया कि मोर इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें रिएक्शंस के बारे में। तो इस तरीके से हम मोर इन्फॉर्मेटिव केमिकल रिएक्शंस को बना सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा इसके बारे में। अब देखो, अब हमारे आगे बात आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, हमारे अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ओके।